Welcome to the Probes Podumentary. Our Podumentary is a series of audio documentaries on topics and stories that matter to people and are part of a public interest journalism in India. You're listening to me, Prema Sridevi. Here is a new episode of a Podumentary titled Breaking Stereotypes, Acid Attacks, No Gender. In our previous Podumentary, we delved into the heart-wrenching stories of women who survived acid attacks, shedding light on their experiences and the challenges they faced in their pursuit of justice. Today, we continue our exploration into the harrowing world of acid attacks, but with a broader perspective. Acid attacks, we must remember, are not exclusive to any gender. Instead of viewing this issue through a narrow gender lens, we aim to emphasize that acid attacks are acts of violence that affect both men and women. In this podumentary, we'll hear from survivors who have endured unimaginable pain and suffering, irrespective of their gender. We'll also examine the disturbing pattern of delayed and denied justice that plagued these cases. One such survivor is Chandrahas, whose life took a tragic turn when he bravely intervened to protect women from an eve teaser. मैं भी अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहा था जैसे नॉर्मल लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, देन उसके बाद उनकी ख्वाहिशें होती है कि आगे और अच्छी जॉब करें. देन उसी बीच मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मेरे को अपने फादर की शॉप पे बैठना पड़ा, जहाँ पे मैंने देखा काफी टाइम से एक बंदा लड़कियों को आते जाते छेड़ रहा था, उनको घूर रहा था, आते जाते टोकता था, छेड़ता था. देन मुझे ये लगा कि ये कुछ अजीब हो रहा है और उसे रोकने का प्रयास करने के लिए मैंने उस बंदे को बोला कि आप ये मत करो, ये सही नहीं है और आप यहाँ से चले जाओ. जिसके बदले उसने मुझे पहले तो वार्निंग दी कि मैं यहाँ के लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ और आप जो ये बोल रहे हो, आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की, आपको मैं यहाँ से आपकी जो जगह है वो खाली करा दूंगा और आपको ऐसा कर दूंगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे. शायद मुझे ये घटना उस समय इतनी बड़ी नहीं लगी और मैंने सोचा ये चीज यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये चीज यहीं खत्म नहीं हुई थी. देन नेक्स्ट डे वो बंदा मुझे काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहा था, मेरे आते जाते आने जाने पे मूवमेंट में नजर रखे हुआ था. और जैसे ही उस दिन के अगले दिन, ये घटना 8/9/2011 की है और इससे पहले 7/9/2011 को मैंने उसको वार्निंग दी थी और बोला था आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ. देन उस बंदे ने 8/9/2011 में मेरे को पहले फॉलो करा, देखता रहा. देन अगले दिन 8/9/2011 में मेरे साथ उन्होंने एसिड अटैक की घटना की. ये घटना तब हुई जब मैं अपने गोदाम को क्लोज करके जा रहा था. जाते हुए वो एक कॉर्नर में खड़ा था और मुझे मौका नहीं मिला कि कुछ भी सोचने या समझने का. जैसे ही मैं उधर से निकल रहा था, उसने एक बहुत बड़ी सी एक बाल्टिन टाइप में कुछ केमिकल था वो मेरे ऊपर फेंका. फेंकने के जस्ट कुछ सेकंड बाद ही मुझे फील होने लगा अपनी बॉडी के ऊपर, मेरे फोरहेड पे, मेरे चेस्ट पे, मेरे आईज पे, मेरे ईयर पे, हैंड पे, थाइस पे कि कुछ चीज जलने जैसी लग रही थी. और वो जलन इतनी तीव्र थी कि मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाया और मैं टू व्हीलर से हाथ छोड़ के अपने सर को पकड़ लिया. और सामने से मैंने देखा तो वो मुझे धमकी देता हुआ बोला कि बहुत लड़कियों का भाई बनने की कोशिश करता है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ. In the narrative surrounding acid attacks, there exists a pervasive misconception, one that suggests these heinous acts are only inflicted upon women. However, such a simplistic perspective obscures a far more complex reality. Acid attacks should not be seen through the prism of gender alone. They must be seen as acts of extreme violence that transcends the boundaries of gender. जो ये डाटा बोला जाता है कि ये घटना महिलाओं के साथ होती है और पुरुषों के साथ नहीं होती, लेकिन ये डाटा गलत है. ये कहना गलत है कि ये घटना पुरुषों के साथ भी होती है और महिलाओं के साथ भी होती है. ये घटना पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ भी होती है. मेजर चैलेंजेस ये थे कि जब ये घटना हुई तो एक तो हम लोगों के कंट्री के अंदर बर्न सेंटर काफी कम है. अगर बर्न के लिए बेसिकली जाना चाहिए तो हमको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हमारे यहाँ बर्न सेंटर्स नहीं है, क्योंकि जो मेरठ में भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, काफी टाइम बाद भी मैंने सर्च किया था कि और भी सर्वाइवर जब मेरठ में ऐसे इंसिडेंट को फेस करते हैं तो वहाँ कई बार में हॉस्पिटल में
ऐसे डॉक्टर भी नहीं मिल पाते जो बर्न पेशेंट को देख सकते हैं। कई बार फैमिली परेशान हो जाती है, बार बार नहीं जा पाती, और पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो आज तक की भी जजमेंट मेरा अभी तक नहीं मिल पाया। पहले हम लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हैं, फिर हाई कोर्ट में लड़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। शायद ये पैरामीटर्स पार करते करते 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं। और नॉर्मली एक एसिड अटैक सर्वाइवर और एक एसिड अटैक करने वाला, दोनों में बस एक फर्क होता है कि वो तो अपनी सारी चीजों को नॉर्मली कर पाता है, देख रहा होता है, बस उसे गिल्टी इस चीज की होती है, हाँ मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है वो डेली उन सब चीजों को फेस करता है, डेली उन सब चीजों को रिपीटेड अपनी लाइफ में देखता है, क्योंकि वो सारी चीजें जब वो सोसाइटी के सामने जाता है, कई लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो वो वापस से उसके पास बार बार पलट के वापस आती है। In India, male acid attack survivors face discrimination and a lack of support. They encounter judgment at every step, from the initial attack to the filing of an FIR and even during court proceedings. When a man falls victim to an acid attack, society tends to pass judgment and come up with its own theories about the incident. Chandrahasa's story illustrates how he not only became a survivor of an acid attack, but also had to endure discrimination, societal judgments, and tones in its aftermath. एसिड अटैक सर्वाइवर अगर मेल कोई जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए शायद कुछ स्कीमों का वर्णन नहीं है। उनको सुप्रीम कोर्ट का जब हम ऑर्डर दिखाते हैं, बताते हैं, तो बोलते हैं हम एक फीमेल को तो इसके थ्रू हम दे सकते हैं फंड, लेकिन एक मेल सर्वाइवर को कहाँ से दे, कहाँ से कंपनसेट करें। शायद उनके पास ऐसा कोई फंड नहीं होता, या वो बनाना नहीं चाहते जिससे कि एक मेल सर्वाइवर का भी ट्रीटमेंट हो सके, फंड दे सके। एक महिला एसिड अटैक सर्वाइवर को जहां 5 से 10 लाख देने का प्रावधान है, लेकिन जब एक मेल सर्वाइवर की बात की जाती है तो उसे 50,000 और 1 लाख रुपए जस्ट लाइक एक रोड साइड एक्सीडेंट में जो एक पीड़ित को मिलता है, उससे फंड से एसिड अटैक मेल सर्वाइवर को दिया जाता है। क्या इसमें ये विभाजन नहीं है कि एक फीमेल के लिए और मेल के लिए दो तरीके का आप क्यों रखते हैं फंड? अगर मेल सर्वाइवर को होता है तो मेल सर्वाइवर का जजमेंट स्टार्टिंग से ही पुलिस करने लगती है, वही डिसाइड करती है कि हो सकता है तुमने ही गलती करी हो इसलिए एसिड अटैक हुआ, तुम्हारा ही कोई फॉल्ट होगा, लेकिन एसिड अटैक तो महिलाओं पे होता है। ये सारी चीजें मैंने अपने केस में सुनी और लोगों से समझी है कि उनका वर्णन ये समझा जाता है क्योंकि उनको ये बताया गया या समझाया गया है लोगों द्वारा कि एसिड अटैक केवल महिलाओं के ऊपर होता है, और अगर पुरुषों के ऊपर होता है तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में वो लोग खुद से जजमेंट देते हैं, खुद से नए कानून बनाने स्टार्ट करते हैं कि जरूर इनकी कोई गलती होगी इसीलिए एसिड अटैक हुआ, तो हम कहाँ से आपको कंपनसेशन दें। ये सीएमओ को भी नहीं पता कि हमको कंपनसेशन देना कहाँ से है। डिसेबिलिटी के लिए जब सीएमओ के पास हम लोग जाते हैं कि इनकी डिसेबिलिटी है, तो कहते हैं क्या डिसेबिलिटी है। तो जब हमने एक मेरठ में ही सीएमओ से पूछा गया कि क्या मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो बोला कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो हमने उन्हें बोला क्या आप एक एसिड सर्वाइवर से अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोली अपनी शक्ल देखी है, तो मैंने कहा मेरी शक्ल ही मेरी डिसेबिलिटी है सर। Today, the person who carried out the attack on Chandrahas walks freely, while Chandrahas grapples with the daily challenges and physical pain. Beyond the physical scars, there are the scars that time cannot heal, the emotional and psychological trauma that lingers. Families grappling with the aftermath of an acid attack often find themselves reluctant to approach the police or the courts. And for those who do seek justice, the road is often a long and arduous one. आज भी जो मेरे एसिड अटैक जिसने किया था वो आज भी आजादी से घूम रहा है। 2011 में वो 6 मंथ के लिए जेल गया, देन उसके बाद उसको बेल मिल गई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और बेल मिलने के बाद वो आज तक बेल पे ही है। और 2020-21 में जजमेंट आया जिसमें मैं जीता, और वो जजमेंट जीतना और हारना एक बराबर लगा मुझे, क्योंकि सेम डे मुझे ये पता था कि जजमेंट आने वाला है, और जजमेंट आने से पहले उसको पता था कि उसको बेल लेना है। मुझे बड़ा शॉकिंग था कि मुझे तो ये पता नहीं था कि उसको सजा क्या होगी, और उसको ये पता था कि उसको सजा होने वाली है
और सेम ये बेल लेके वो बाहर आ जाएगा। ये सजा देना ना देना एक बराबर था। जैसे आज भी एसिड अटैक जिसने करा था वो बाहर है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो स्कूल जाता है, घूमता है, सब जगह वो इजीली घूम पा रहा है। लेकिन मेरे को आज भी वो सारी चीजें मेरे पूरी बॉडी के ऊपर है, जो मुझे कहता ना कि लाइफ में पूरे दिन मुझे वो चीज फील होता है कि हाँ एसिड अटैक हुआ था। In 2021, Anisa Nisar became the target of an acid attack after she decided to end her engagement with a man who had been harassing her with relentless demands. The attack left Anisa with severe burn injuries, and in her quest for justice, it's her father who has been tirelessly seeking recourse for his daughter. While many cases feature women as victims, there are instances where brothers, husbands, and in Anisa's case, fathers dedicate their entire lives to secure justice for their loved ones. ये 2021 की बात है। 1 फेब को मतलब मुझ पर एसिड अटैक हो गया। हुआ ये था कि जिस लड़के ने ये किया उसके साथ मेरी कैचमेंट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसके घर वालों के टॉन्ट सुनने पड़ रहे थे। मतलब मैं हर टाइम हैरेस होती थी। उसने लास्ट में मुझे बोला मुझे 45,000 की जरूरत है, मुझे आप पैसे दे दो। मैंने बोला ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 45,000 कहाँ से लाऊंगी और ये डिमांड्स कहाँ से शुरू होने लगे। तो उसके बाद क्या हो गया, सारा कट ऑफ कर लिया हमने, तो हो गया सारा खत्म। उसके बाद मैं अपने काम पे जाती थी, तो उसको ये पता थी मैं कहाँ से जाती हूँ कहाँ से आती हूँ। क्या हो गया, उसने मुझे एक बार ही मतलब 2-3 बार पहले थ्रेट किया था कि अगर आपने मेरे साथ नहीं किया तो मैं आपको किसी के साथ करने भी नहीं दूंगा, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगा, आप देख लेना। मतलब बहुत ज्यादा थ्रेट होता था मुझे उसके साइड से। फिर क्या हो गया, हमने नौहट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराई। तो उसके बाद क्या हो गया, मैं सुबह 1 फेब को काम पे मतलब आ रही थी वापस, 5:40 के करीब था। तो मुझे ऐसा शक हो गया कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मैंने घर वालों से बात की, मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे डर रही हूँ, मेरे पीछे पता नहीं कोई है। तो घर वालों ने बोला बस आप कुछ मत करो, आप सीधे चलो, फोन ऑन रखो। मैंने मम्मा का फोन ऑन रखा, तो सर मतलब अचानक से मेरे घर मतलब मम्मा का फोन कट हो गया। तो मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मैं मतलब बहुत डर रही हूँ। अंधेरा भी 1 फेब था, तो अंधेरा भी हो गया। मतलब उसके बाद मैं जब घर के नजदीक पहुंची तो वो उसने क्या किया, वो मेरे सामने से आ गया, वो उठा के एसिड फेंक दिया। तो उसके बाद मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैं वो ट्रॉमा में चली गई। We spoke to Anisa's father, Nisar Ahmed Chilu, who told us that the acid attack had completely overturned his life and his family's life. He had to sell everything he owned, including his household items and his wife's ornaments, just to ensure that his daughter could seek justice and get medical treatment. He has been traveling with his daughter from Kashmir to Chennai regularly to secure treatment, but now he has run out of money completely. However, Nisar remains determined and resolute. He is willing to pull together the last bits of his resources to secure justice for his daughter and ensure her medical care. हाँ, बहुत मुसीबत, बहुत तकलीफ उठाया हमने, हमारी बेटी ने बहुत तकलीफ उठाई। कम से कम जो भी था वो खत्म हो गया। हमारे घर का माहौल, हमारा घर मतलब फैमिली था, वो इसी वक्त खत्म हो गई। सब मतलब एकदम पूरा फैमिली खत्म हो गई। बहुत परेशानी है। हम आपकी मदद से कहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ दीजिए। अब तो यहाँ कोई हमें मदद नहीं कर रहा है। जो भी पैसा लगता है वो हमारी रूम था मिसेस का, वो भी भेज दिया, वो भी उसी पे लगा दिया। अब तो हम घर में रहते हैं, रूम में एक कमरा एक रूम है, उसी में रहते हैं। उस लड़के को, उन तीनों को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि दूसरा लड़का वो कर नहीं सके। खत्म हो गया सब कुछ। अब तो क्या करेंगे, जाएंगे गवर्नमेंट के पास, वो बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या दे सकते हैं, हमने 1 लाख रुपया दिया। अब तो किस भरोसे पे जाएंगे चेन्नई। आप देखिए 10 लाख रुपया और जमा करना है, जाना है वहाँ। In many cases, the perpetrators are not only men. Acid attacks can stem from family disputes,
And sometimes family members themselves become the culprits. Even women can be responsible for such attacks. In the case of Daulat B. Khan, it was her elder sister and her husband who perpetrated the attack against her. ये 2010 में हम पे एसिड अटैक हुआ था, मुझ पे और मेरी 2 बहनें और मेरी बहन की एक बच्ची थी 1 साल की, उन पे 4 लोगों पे एसिड अटैक हुआ है। मेरे सिस्टर ने, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, 3 लोग ये इंक्लूड है ये एसिड अटैक में। जब भी हमारे फैमिली पे 4 लोगों पे एसिड अटैक हुआ, हमारे तो पेरेंट्स नहीं थे और ना ही कोई बड़ी बहन, क्योंकि जो बड़ी बहन है वो ही हमारे पे एसिड अटैक कर दिया था उनके हस्बैंड के साथ। और डॉक्टर भी इतना पूरा दिन, हम सुबह 4 बजे हमको थोड़ा सी पानी दिया जाता था नहाने के लिए, सुबह 4 बजे से नहा के हम डॉक्टर का वेट करते, पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन डॉक्टर आते नहीं थे। रात के 2 बजे तक डॉक्टर आते थे। जब हमारा बदन पे हम ग्रीन कलर की चादर होती थी हॉस्पिटल की, वो डालते, वो पूरा बदन पे चिपक जाता था। फिर डॉक्टर आके वो चादर खींचता तो खून की ऐसी पिचकारियां मारती थी। जब पैसे नहीं रहते तो सोचिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट सही नहीं होता है। इसी कारण की वजह से हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि प्राइवेट में हम पैसा देते हैं तो हम उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको, मैंने खुद देखा, हमारे बाजू में 4 पेशेंट को इंजेक्शन देके मार दिया गया। जजमेंट में आया 10 साल की तीनों को, आरोपी को सजा, लेकिन 3 महीने में वो आरोपी वापस आ गए। ये कौन सा इंसाफ हुआ? हम इतने तकलीफ से वो पैसे कैसे करके, भीख मांग के कैसे कैसे अपनी दवाइयों को रोक के हमने कोर्ट में पैसे लगाए, लॉयर के पीछे पैसे लगाए, लेकिन एक दिन जजमेंट आता भी है। इतनी हमको खुशी हुई कि चलो आज हमको इंसाफ मिला, कि हमको हमारा जो दर्द, हमको जो तकलीफ दिया, आज उनको भी, वो अंदर जाएंगे उनको भी दर्द पता चलेगा। लेकिन 3 महीने में वो आरोपी तीनों के तीनों बाहर। Mokima's case closely resembles that of Daulat. In both instances, the perpetrators of the acid attack were women. A distressing fact that challenges the common perception of such crimes being solely committed by men. Unfortunately, as in Daulat's case, the accused in Mokima's case were also released on bail. 10 जून 2011 में रात 12 या 12:30 करीब मैं सो रही थी अपने घर में, तो मुझे 2 लेडी ने एसिड अटैक डाला था। और पहले एसिड अटैक के पहले उस लेडी ने मुझे मारा था। हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं पानी लेने के लिए गया था, तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार के बोला था कि तेरा जो रूप है ना वो मैं जला के राख कर दूंगी, और ये बोल के मुझे एक थप्पड़ मारा था। फिर मैं घर आ गया था, मुझे नहीं पता था वो सच में मेरे ऊपर एसिड डालेगा करके। फिर उसको तो अरेस्ट किया। फिर 3 महीना बाद पुलिस ने उसको जेल से, मतलब उसको रिहा मिल गया, ठीक है, और निकल आया जेल से। उसके बाद मेरे लाइफ में मेरा आँख में दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा आँख एकदम पूरा ऊपर चला गया था, मेरे नोज में सांस लेने के लिए प्रॉब्लम था, मेरा खाना खाने के लिए प्रॉब्लम था। ये सब मतलब मेरा पूरा हाफ फेस में हुआ ना, तो ये सब पूरा जल गया था और स्किन बहुत पतला सा हो गया था। मैं बोलूँगी एसिड के ऊपर बदले एसिड डालो, फिर पता चले ना कि कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है, जीने के लिए कितना क्या होता है, तब उनको पता चलता ना। नहीं तो गवर्नमेंट से ही बोलूंगी, तेजाब के ऊपर हम लोग नहीं डालेंगे, आप लोग ही डाल दो, फिर छोड़ दो उसको, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उसको, ना जेल में डालिए ना कुछ डालिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तेजाब के ऊपर तेजाब डालो। थप्पड़ लगा चुका है ना फेस में, ये जितना भी ट्रीटमेंट करी हो सके जीने के लिए थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन ये निशानी हटती नहीं है। जितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये निशानी के लिए लोग कितना गंदे गंदे बैड कमेंट यूज करता है, आपको पता नहीं है। लेकिन हमारी क्या गलती थी उस टाइम? हमारी तो कुछ गलती नहीं थी। In these heartbreaking stories, there is a common thread of pain, injustice, and resilience. Acid attacks are a crime that transcends gender, affecting both men and women.
The survivors we have encountered have displayed extraordinary courage and determination in their quest for justice and healing. It's a stark reminder that while the physical scars may remain, the spirit of survival burns brighter. Their stories urge us to challenge stereotypes and misconceptions surrounding acid attacks. Amidst the agony of survivors and the horror of acid attacks, one must ask, is governmental neglect and judicial apathy the price survivors pay for their scars?